हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सद्गुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है ये। इफ़ यू वांट टू सी द कंप्लीट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, वो भी सद्गुरु पाठशाला के चैनल पे अपलोडेड है, सो यू कैन विजिट फ्रॉम देयर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ रेस्पिरेशन। अभी हमने देखा कि डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स का फर्दर ब्रेकडाउन होके लास्ट में ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में उसी को कंटिन्यू करते हैं हम कि उसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना टू प्रोड्यूस और टू रिलीज एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एनर्जी की करेंसी भी बोल सकते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही होता है? तो जी बिल्कुल नहीं, दोनों एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ब्रीदिंग जो है वो बस रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। रेस्पिरेशन एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। तो हम देखते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आखिर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, उसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब हम उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देते हैं। जबकि रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब बायो मीन्स लिविंग, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल में, वो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। आगे देखते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन में भी, व्हाट सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमने अभी बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट से जो डाइजेशन में जो ग्लूकोज बना था, ठीक है, यहाँ पे हमारे सेल्स के अंदर जाके इस ग्लूकोज का हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की, इट कुड बी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या एब्सेंस में हो, सिंपली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब ये ग्लूकोज की प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। जबकि जो अब हम बात करते हैं कि आपका ब्रीदिंग की लोकेशन क्या होती है या कहाँ कहाँ ब्रीदिंग होती है, तो भाई ब्रीदिंग तो लंग्स में होती है। एनिमल्स के केस में ये लंग्स में होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही तो है ब्रीदिंग, और क्या है। जबकि प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, अगर लीव्स में है तो स्टोमेटा में होगी। अगर हम बात करें स्टेम्स में, तो हम देखते हैं प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे, स्टेम्स के ऊपर छोटे छोटे से मार्क्स बने होते हैं, जो उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। उनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर हम बात करें रूट्स में, तो रूट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रूट हेयर्स के थ्रू। बहुत हेयर लाइक थिन फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं रूट्स के टिप्स पे, उनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। जबकि रेस्पिरेशन एक सेल्यूलर प्रोसेस है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक एक सेल में रेस्पिरेशन होता है, फिर भले वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ठीक है, अब ब्रीदिंग जो है वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों ही होती है। इनवॉलेंट्री ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग सोच समझ के ब्रीदिंग नहीं करते। हम सो रहे हैं तब भी ब्रीथ कर रहे हैं, जगे हुए हैं तब भी ब्रीथ कर रहे हैं। वॉलेंट्री मतलब मान लो अगर हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने बैठ गए मॉर्निंग में, तो अनुलोम विलोम वगैरह वगैरह जो भी प्राणायाम है, इन सब में हम देखते हैं कि वॉलेंटरीली हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एक सेल्यूलर प्रोसेस है। हमारे सेल्स के लेवल पे वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी बन रही है, तो ये अपने आप हो रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, so this is involuntary process. Now comes the types of respiration. So there are basically two types of respiration. एक तो होती है एरोबिक, दूसरी होती है एनएरोबिक। एरोबिक वर्ड से हम लोग एयर इमेजिन कर सकते हैं, तो और हम देखते हैं एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है। तो रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन मतलब वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनटू एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी में, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस तरह का जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में देखने मिलता है? नॉर्मली एनिमल्स में, सभी एनिमल्स के सेल्स में देखने मिलता है और प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आपके एनसीईआरटी में ईस्ट का नाम दे रखा है। ईस्ट एक सिंगल सेल्यूलर फंगस है। ये बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है
और मसल सेल्स, जैसे कि हमारी मसल सेल्स, अगर हम कई बारी बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे जो मसल सेल्स हैं वो वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बारी जो मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स फील होते हैं हमें। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो बहुत इजीली कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो बहुत पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, या कन्वर्जन हो जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, और साथ में बहुत कम एनर्जी का रिलीज़ होती है, बहुत कम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एंड प्रोडक्ट्स अगर हम देखें एरोबिक रेस्पिरेशन के तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मोस्टली अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हमारे मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या है, मतलब कहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो देखिए साइटोप्लाज्म में होता है पहले, तो उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यू होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन टोटली साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब आता है रेस्पिरेशन टॉपिक में से बहुत एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या जिसको ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज भी हम बोलते हैं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, ऐसे ही बनाया हुआ है। क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार इसी सेम टॉपिक से आते हैं, अलग अलग तरह से आते हैं। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से हो रहा है ये वो बता रहा है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो सबसे पहला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो साइटोप्लाज्म में हो जाता है। जो ग्लूकोज है, जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो साइटोप्लाज्म में ही 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है। पायरुवेट जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना पायरुवेट में, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब डिपेंड करता है, अब यहाँ हम देख रहे हैं पायरुवेट की तरफ। नाउ what will be the fate of pyruvate depends on the presence और absence of oxygen। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं ईस्ट का, जो कि एक सिंगल सेल फंगस है। इसमें क्या होता है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो अब ये जो पायरुवेट बना है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रखे ही ये जो 3 कार्बन का जो पायरुवेट है ये ब्रेक हो जाता है फर्दर इथेनॉल में, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ 2 ATP रिलीज होती है। नेक्स्ट केस आता है हमारे मसल्स में, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, या इसको हम कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो 3 कार्बन का पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन के ही लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स फील होते हैं और इसी में साथ में बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब जो थर्ड केस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए वही सेम, जो ग्लूकोज है ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल्स में एंटर कर जाता है, साथ में ऑक्सीजन भी एंटर करती है, क्योंकि हम यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो सेल के अंदर अब क्या होता है, इस ग्लूकोज का वही 2 पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में। अब ये जो पायरुवेट हैं ये ऑक्सीजन के साथ दोनों मिलके कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं टोटल एक ग्लूकोज के ब्रेक होने में। सो दिस इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो लास्ट वाली इक्वेशन भी इसी तरह से लिखिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुवेट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। So another important part of this chapter, respiration in humans, हम इसको 3 पार्ट्स में देखेंगे। एक तो फर्स्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अल्वियोलाई, तीसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इन 3 पार्ट्स में जाके फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट होगा। सो
फर्स्ट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पाथवे ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। हम देखते हैं सबसे फर्स्ट आता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स आर द ओपनिंग्स विच अलाउ एयर टू एंटर इनसाइड द नेजल कैविटी। ठीक है, हमारे जो नोज़ पे जो पोर्स उन्हें हम नॉस्ट्रल्स कह सकते हैं और थोड़ा एक्सटेंड होकर हम देखते हैं इट कनेक्ट्स टू द नेजल कैविटी। इसमें क्या होता है, कुछ फाइन हेयर्स और म्यूकस भी होता है जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्री वहीं रुक जाती है। एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनकी एंट्री इन फाइन हेयर्स और म्यूकस की वजह से नोज़ में ही रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा ये एयर को वार्म भी करता है और मॉइस्टन भी करता है। देन इट फॉलोज टू द नेज़ल पैसेज। नेसल पैसेज से जो एयर है वो जाती है फेरिंग्स की तरफ। इफ़ यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, नेसल पैसेज और नेसल कैविटी, इससे जो है एयर वो जाती है फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स को हम थ्रोट बोलते हैं। ये कॉमन पैसेज होता है हमारा फूड पाथवे का और एयर पाथवे का कॉमन पैसेज है ये फेरिंग्स। उसके बाद जो फेरिंग्स से एयर एंटर्स इनसाइड द लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप्स का बना होता है। जब इसके थ्रू एयर पास होती है तब हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स के बाद जो है जो विंड है वो ट्रेकिया में एंटर करती है। उससे पहले देयर इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो एयर है उसकी एंट्री पॉसिबल होती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं। इसके अराउंड हम देखते हैं ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। इसके अराउंड कुछ कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग्स होती हैं। दिस प्रिवेंट ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। फिर हम देखते हैं कि जो ट्रैकिया है फर्दर डिवाइड होता है 2 ब्रोंकस में। हर एक ब्रोंकस एक एक राइट और लेफ़्ट लंग में एंटर कर जाता है। फिर ब्रोंकस जो है फर्दर और स्मॉल डायामीटर के ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। फिर ये ब्रोंक्यूल्स और फर्दर सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि एक बलून जैसे स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस जो होते हैं बलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अराउंड लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो लंग्स में भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ होता है वो ये एल्वियोलाइज हैं। इसलिए अब हमारा टॉपिक आता है गैसेस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई। हम देखते हैं कि जो एल्वियोलाई है वो ओनली 1 सेल थिन है, मतलब इतने पतले होते हैं। एल्वियोलाई में जो है एयर का कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन रिच एयर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि उस एल्वियोलाई के अराउंड जो कैपिलरीज का नेटवर्क है उस वहाँ पे जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से। जो हम देखते हैं कि डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट। तो एल्वियोलाई से हाई ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है वो हो जाता है एल्वियोलाई में। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक स्पेशल पिगमेंट होती है रेड कलर की आयरन कंटेनिंग, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और ये आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है। वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ब्लड में डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है इन द प्लाज्मा। बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डायफ्राम के बारे में डिस्कस करना रह गया था। देखिए डायफ्राम जो है एक मस्कुलर वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर फ्लैप होता है लंग्स के बिल्कुल नीचे। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अपर पोर्शन को लोअर बॉडी से सेपरेट करता है। उसके अलावा डायफ्राम के लिए एक और चीज़ कि जब डायफ्राम रिलैक्स स्टेट में होता है तो डोम शेप का दिखता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ मूव करता है और अल्टीमेटली फ्लैट हो जाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। Now let's discuss the mechanism of breathing. So breathing includes both inhalation and exhalation. Inhalation means breathe in, and exhalation means breathe out.
इन्हेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो नीचे इट मूव्स डाउनवर्ड और अल्टीमेटली ये फ्लैट हो जाता है। डायाफ्राम के फ्लैट होते ही जो चेस्ट की कैविटी है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज होता है एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है एयर का, लंग्स में कम, तो हमेशा डिफ्यूजन जो है हाई टू लो प्रेशर की तरफ ही होता है। सो इन फाइनली जो इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो एयर है वो बाहर से अंदर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स की तरफ जो है आएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्हेलेशन। एक्सहेलेशन इसका उल्टा है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायाफ्राम रिलैक्स होता है, सो इट मूव्स अपवर्ड, अल्टीमेटली डोम शेप का हो जाता है, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है एज़ कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो जो अब जो एयर का जो मूवमेंट होगा वो लंग्स से बाहर की तरफ होगा और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन द एक्सहेलेशन। एक क्वेश्चन आता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनकी ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स से ज़्यादा क्यों होती है। देखिए, ब्रीदिंग रेट का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक्वाटिक एनिमल्स का। तो ये तो हम सब ने बचपन में पढ़ा है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। दैट मीन्स उसको ऑक्सीजन जो है वो पानी से ही मिलेगा। पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑलरेडी बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, और वो भी जो होती है वो भी डिजॉल्व फॉर्म में होती है। तो फिशेस को क्या करना पड़ता है, अपनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल करने के लिए अपने गिल्स से जो वाटर है बार बार पास करवाना पड़ता है, सो दैट कि उस वाटर में से वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और फिर अपने ब्लड में डाल पाएँ, सो दैट कि उनका जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो हो पाए। इसीलिए बार बार उनके गिल्स में से जो है वो ब्लड जो है जो वाटर है वो पास होता है, सो दैट कि इस वजह से उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।